मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ सेमेस्टर में इंडियन इनकम टैक्स लॉ को पढ़ेंगे। इंडियन इनकम टैक्स लॉ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ सेमेस्टर का इंडियन इनकम टैक्स लॉ के बारे में समझेंगे, यानी भारतीय कर। इंडियन टैक्स कल जैसे हम लोगों ने थोड़ा इसके बारे में इंट्रोडक्शन किया था कि इंडियन टैक्स भारत में किस तरह से चला, स्वतंत्रता के बाद कौन से बदलाव किए गए। स्वतंत्रता के पहले भारत में जो टैक्स सिस्टम था वो एक प्रकार से अंग्रेजों द्वारा शोषण किया जाने वाला यंत्र के रूप में यूज होता था, क्योंकि टैक्स का मुख्य पर्पज यही होता है कि देश के विकास में हर एक व्यक्ति का जो योगदान होता है, आपके पास जितनी कमाई होगी उस कमाई के हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन कितना होगा देश के प्रति। हर एक व्यक्ति क्या कहते हैं, जैसे कि किसी भी देश में हर एक व्यक्ति का योगदान होता है, वो हर एक व्यक्ति का योगदान कैसा होता है, इथिकली होता है, मोरली होता है, इकोनॉमिकली होता है और पॉलिटिकली होता है। यानी कि हर एक क्षेत्र में हर एक व्यक्ति का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी देश के विकास के लिए। तो इसमें एक ऐसा विकास होता है भारत में जो विकास के क्षेत्र है, जैसे कि आर्थिक क्षेत्र है। आर्थिक क्षेत्र में हर एक व्यक्ति का अपना योगदान होता है। कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, वो डायरेक्ट योगदान देते हैं, कुछ में ऐसा होता है, कुछ क्षेत्रों में ऐसा होता है कि हर एक व्यक्ति योगदान देता है। तो इसी प्रकार से हम टैक्स सिस्टम भी इंडिया चलता है, जिसमें दो क्षेत्रों में बटा हुआ है। एक क्या है, डायरेक्ट टैक्स, दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसमें के हिसाब से एक लेवल बना दिया जाता है। उस लेवल में जितने लोग आएंगे उनकी इनकम के बेस पे उतना परसेंट गवर्नमेंट उसको रेवेन्यू के रेट में कलेक्ट करेगी। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, हर एक व्यक्ति, हर एक प्रोडक्ट, हर एक सर्विसेज, जो भी चीज़ हम और आप यूज कर सकते हैं, जो चीज़ हमें आप उसको एज ए मटेरियल रख सकते हैं, उसको हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, टैक्स करेंगे। उसमें से कोई वैल्यूज गवर्नमेंट के पास जाती है और वो वैल्यूज क्या होता है, देश के डेवलपमेंट में जरूरी होता है, डिफेंस क्षेत्र में जाता है। यानी कि देश को मजबूत बनाने में टैक्स कलेक्शन का ही सबसे बड़ा योगदान होता है। ठीक है, और हम देखते हैं कि टैक्स के जो होते हैं उसके मूलभूत सिद्धांत क्या होते हैं। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ द टैक्सेशन। टैक्सेशन सिस्टम हम देखते हैं कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं उसमें कर स्ट्रक्चर से कर प्रणाली कार्य करती है। जिसमें सबसे पहला क्या होता है, इक्वलिटी होती है। यानी कि कर जो लगाया जाएगा वो एक वर्ग पे हर एक व्यक्ति के ऊपर लगाया जाएगा। ऐसा नहीं है किसी के ऊपर से अलग से कर लगा दिया जाएगा, इनके ऊपर अलग से लगा दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है, जैसे अब डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, डायरेक्ट टैक्स बता दिया कि 5 लाख के अंदर वाले इनकम में कितना छूट रहेगी, 5 से 10 लाख वाले में कितना परसेंट का टैक्स लगेगा, और उसके बाद 10 लाख के ऊपर वालों में जो आएगा उसमें हर एक व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। यानी कि सिद्धांत क्या है, उसमें इक्वलिटी होनी चाहिए। ठीक, इक्वलिटी का मतलब होता है हर एक व्यक्ति का इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा। अब इनडायरेक्ट टैक्स में देखते हैं तो हर एक व्यक्ति इनडायरेक्ट टैक्स में सबका कंट्रीब्यूशन होता है। इनडायरेक्ट टैक्स हर एक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन होगा। जितनी भी चीज़ें लेंगे हम, चाहे गुड्स लें, चाहे सर्विसेज लें, चाहे फूड प्रोडक्ट लें, चाहे जो भी चीज़ें लें, कोई भी सर्विस अवेल करें, हर एक चीज़ में टैक्स आप पे करेंगे। आपको पता नहीं होगा तब तो भी पे करना पड़ेगा। जैसे कि आप कोई चीज़ लेंगे उसमें लिखता है इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, यानी कि उसमें आप टैक्स दे रहे हैं। 1 रुपये के मार्जिन में भी ये लिखा होता है, इनोवा कार लोगे तो भी इसमें लिखा यही होता है, हर एक लिखा होता है। अब दूसरी चीज़ क्या होता है, इसे क्या कहेंगे, रिलायबिलिटी होनी चाहिए। रिलायबिलिटी का मतलब एक रिलायबल सोर्स होना चाहिए, उसका वे आप सोर्स का एक नॉलेज होना चाहिए। आप कहाँ से कितना आ रहा है, कितना सोर्स आपने कहाँ से जनरेट किया, इनकम कहाँ से जनरेट किया, इनकम जनरेट करने के बाद आपने कितना परसेंट उसमें क्या क्या दिया, सर्विसेज क्या दी, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें एक रिलायबिलिटी प्रदर्शित की जाती है। तीसरा क्या हो जाएगा,
फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इनकम टैक्स क्या होना चाहिए, टैक्स का सिस्टम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होने का मतलब क्या होता है, यानी समय और परिस्थितियों के अनुसार उसमें कोई ना कोई निश्चित बदलाव, कम ज़्यादा। जैसे आज जीडीपी बढ़े, इनकम कितना हो गया, 5 लाख के ऊपर हो गए, आज हम 5 लाख चलेंगे, फिर वो 10 लाख के ऊपर हो जाएगी। यानी उसमें ऐसा नहीं होना, एकदम कठोर होना चाहिए, एकदम कंजर्वेटिव भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होने का मतलब उसमें आप से बदलाव कर सकें, क्योंकि टैक्स में बहुत सी चीज़ें हमसे जोड़ी जाती रहती हैं। हर फाइनेंस एक्ट में जोड़ी जाती रहती है, जो बजट आता है उसमें बहुत सारी जोड़ी जाती हैं। तो यानी कि जब तक आप टैक्स का सिस्टम, आपके देश या कंट्री का टैक्स सिस्टम कैसा होगा, फ्लेक्सिबल नहीं होगा, तब तक ये समझिए आपका टैक्स उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएगा। ठीक, तो क्या है, तीसरा होगा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फिर क्या होगा, इक्वलिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और क्या होना है, और उससे होता है, और अगला क्या होता है, उसमें एक ऐसे होता है इनोवेशन आइडियाज होने चाहिए। यानी कि आप टैक्स को कहाँ कहाँ से जनरेट कर सकते हैं, रेवेन्यू को कहाँ से बढ़ा सकते हैं, ये इस सिद्धांत पर आना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके पास ऐसे कोई सोर्स ज़्यादा ढूंढेंगे जहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया जा सके, तो उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता है टैक्स स्ट्रक्चर किसी भी कंट्री का। तो भारत में देखा जाए तो काफ़ी स्मूथ बनाया गया है। जिसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर ले तो देखते हैं कि पहले क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर बहुत सारे एक्ट थे, उसको सब कंपाइल करके क्या बना दिया गया, क्या बना दिया गया, जीएसटी बना दिया गया। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी थी तभी तो हो पाया। वैसे हम अब हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में, क्योंकि हमारा इंडियन इनकम टैक्स हुआ क्या, टैक्स के लिए, दूसरा हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स के लिए जीएसटी कह सकते हैं। जीएसटी ये क्या पाया, ठीक, ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट हो जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक। इनडायरेक्ट टैक्स के लिए, एक इनडायरेक्ट टैक्स के लिए जीएसटी क्या आ जाएगा, डायरेक्ट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2015, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। तो इन लोगों का अभी भी आप भारत में देखेंगे कोई भी कानून किससे बनता है, संविधान से बनता है। संविधान से ही अनुसरण करके उस कानून का निर्माण किया जाता है। तो जीएसटी को हम देखेंगे तो किसमें आ गया है, आर्टिकल 246, 245 में इसके अमेंडमेंट किए गए, ठीक। और इसमें करके इसको जोड़ा गया, और इसको जोड़ा गया आर्टिकल 366 में लाकर जीएसटी को शामिल किया गया। और आर्टिकल 264 में क्या कहा गया है, कोई भी कानून टैक्स तब तक नहीं लगाया जाएगा किसी के ऊपर जब तक उसे पार्लियामेंट के द्वारा इम्पोज न किया जाए। यानी कि टैक्स लगाने का अधिकार यूनियन में पार्लियामेंट को है, स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। कोई भी कर का प्रावधान केंद्र में पार्लियामेंट लगा सकती है, राज्य में राज्य विधायिका कर का अधिरोपण कर सकती है, ठीक। ये देखते हैं तो हमारा इनकम टैक्स सोर्स कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ निकला, दो जगह से निकला होगा, यहाँ से और यहाँ से, ठीक। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स संबंध में। तो हम इनकम टैक्स एक्ट के बारे में समझते हैं। इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि जब देश अपना आज़ाद हुआ उसके बाद से इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1922 ही काम कर रहा था। इसमें जो भी हेड्स थे वो कर रहे थे। भारतीय इतिहास के पक्ष में जाए तो इसमें सबसे पहले देखते हैं उन्होंने भी बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर पर चल किया था। इसमें एग्रीकल्चर में 1/6, 1/8,
एग्रीकल्चर का हिस्सा लिया जाता था टैक्स के रूप में, और ट्रेड भी लिया जाता था। इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि कॉमर्स एंड ट्रेड जो होते थे एक देश से दूसरे देश के बीच में, उसमें लिया जाता था। जैसे भारत का ज़्यादातर व्यवसाय मिस्र और ग्रीस यानी कि यूनान से होते थे, यहाँ से लिया जाता था। ठीक, और दूसरा क्या होता था, इनकम टैक्स एक्ट। जो इनकम टैक्स आज का स्ट्रक्चर है वो वहीं से भी प्राप्त है। यानी कि जब फिर हम देखते हैं मानू ने भी बेहतरीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट किया, उसके बाद देखते हैं कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में टैक्स का स्ट्रक्चर प्रेजेंट किया, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में टैक्स का कलेक्शन, टैक्स के रेवेन्यू जो जनरेट होते थे उसमें एक बेहतरीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट किया गया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि टैक्स का जो होता है हिस्सा वो 1/6 हिस्सा किसी की संपत्ति से यानी कि एग्रीकल्चर से लिखा जाएगा। व्यापार जब कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है उसका टैक्स कैसे लगाया जाएगा, कितना लगाया जाएगा, उसमें इसका वर्णन मिलता है। और फिर जब देश 1857 क्रांति हुई, 1857 क्रांति के बाद से अंग्रेजों ने इसे शोषण के रूप में यूज किया। ठीक, 1886 में एक एक्ट लाया, फिर 1922 में एक एक्ट लाया। 1922 के बाद जब देश अपना आज़ाद हुआ तो उस आज़ादी के बाद से भारत में इनकम टैक्स एक्ट 1961 आया, जो पार्लियामेंट यानी केंद्र सरकार द्वारा टैक्स जनरेट किया जाता है। सबसे पहले आज हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में देखेंगे। ठीक, 1961 इनकम टैक्स एक्ट को देखेंगे, उसमें आपको देखेंगे, यानी कि क्या है, 1961 का इनकम टैक्स एक्ट देखेंगे तो हम सबसे पहले किससे देखेंगे डेफिनेशन, इनकम वास्तव में होती क्या है, इनकम होती क्या है। ठीक है, इनको समझने के लिए इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन क्या है, सेक्शन 24 में इनकम होता है, कितनी कितनी तरह से इनकम को लेकर शामिल किया जाता है, इनकम में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। ठीक, तो इनकम में हम क्या क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, प्रॉफिट और गेन। किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी क्षेत्र में कोई लाभ, कोई भी व्यवसाय करता है या कोई चीज़ होता है उसका कोई लाभ होता है तो उसमें टैक्स देना पड़ेगा, या कोई उसकी प्राप्तियां होती हैं। ठीक, लाभ, प्रॉफिट यानी कि लाभ और प्राप्तियां, प्रॉफिट्स और गेन्स जो होंगे, किसी तरह प्रॉफिट और गेन्स किस प्रकार से हो सकते हैं, बिजनेस में हो सकते हैं। आपका 5 लाख का हम खरीदे, आपने उसे 10 लाख में बेच दिया, क्या हुआ, ये प्रॉफिट हुआ। ठीक, इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। गेन क्या होता है, प्रॉफिट और गेन में क्या डिफरेंस होता है, प्रॉफिट क्या होता है, आपने कोई 5 लाख की चीज़ें खरीदी उसे 10 लाख में बेच दिया तो क्या होगा, ये 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। गेन में हम क्या समझते हैं, जैसे आपके घर की प्रॉपर्टी ऐसी ली जाता है, एक 10 करोड़ की कोई बिल्डिंग है, आज उसकी कीमत है 5 लाख 50 लाख। ठीक, या मान लीजिए 5 करोड़ हो गई, ठीक है, 10, ठीक, 5 करोड़ है, 5 करोड़ आज क्या 10 साल तक वो बाद भी वो 5 करोड़ रहेगी, उसमें क्या होगा, एक गेन होगा। ठीक है, वो जो गेन होगा आप उसको जब बेचेंगे फिर आपको जो 5 से जब वो क्या हो जाएगा 50 करोड़ हो जाएगा, तो उसमें जो गेन हुआ है उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा, डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, लाभांश से कहते हैं, यानी कि शेयर का जो हिस्सा होता है, इसमें कौन सा चीज आएगा, पहला आगे प्रॉफिट और गेन समझ लिया। ठीक, अब दूसरा क्या जाएगा, आ जाएगा डिविडेंड का मतलब लाभांश। लाभांश में क्या क्या चीजें होती हैं, आपने मान लीजिए शेयर, ठीक है, 500 रुपये, कल शेयर मार्केट का वैल्यू कितनी हो गई, 50,000 हो गई, 500 शेयर 50,000 हो जाता है कभी कभी, 500 शेयर की वैल्यू 2,000 हो गई, आपने 50 शेयर खरीदे, उसमें जो आपका डिविडेंड होगा, उसमें जो आपकी गेन होगी उसे क्या कहा जाता है, जो आपकी वृद्धि होगी उस पर भी आपको
टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, अगला हम देखते हैं क्या है तीसरे को हम देखते हैं, इसमें आ जाएगा तीसरे में आ जाएगा वॉलंटरी रिटायरमेंट, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन यानी कि कोई भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आप करेंगे किसमें, पीएफ में करेंगे, वो भी टैक्सेबल होगा। जहाँ पे आपने अपनी स्वेच्छा से किसी जगह में अपने इच्छा के अनुसार किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट में आपने कंट्रीब्यूशन कर दिया, कहीं भी धर्मार्थ कोई कहते नहीं ट्रस्ट हो गई, हॉस्पिटल हो गया, जिसमें आप धर्म संबंध में कोई जहाँ करेंगे उस पर भी टैक्स नहीं करेंगे, इसमें आपको टीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन 1 रुपया से आपको टोटल कंप्यूटेशन किया जाएगा इनकम का, उसमें आपको इसको एक बार दिखा के फिर वहाँ पर डिडक्शन दिया जाएगा। डिडक्शन की बातें बाद में समझेंगे, क्या करते हैं कौन कौन सी चीज़ों के लेकर जोड़ा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें हो जाएगा क्या परक्विजिट। परक्विजिट को भी इसमें क्या किया जाता है, परक्विजिट की मतलब होती है सुविधाएं। आप कौन से परक्विजिट मिल जाएंगे, आप घर ले रहे हैं, आपने मान लीजिए कहीं नौकरी की, आप गाड़ी मिल रही है, रहने के घर मिल रहा, कुछ सुविधाएं दी जा रही है, टेलीफोन का दिया जा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी सुविधाएं, तो उसको एक परक्विजिट के रूप में जोड़ा जाता है, वो भी आपको टोटल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। ठीक है, अब फिर आपको क्या जाएगा अलाउंस, चौथा क्या जाएगा अलाउंस। ठीक है, अलाउंस में जोड़ के क्या करेंगे हम, अलाउंस क्या होते हैं, भत्ते होते हैं। अलाउंस मतलब क्या होता है, भत्ता। जैसे अलाउंस में क्या आ जाएंगे, महंगाई भत्ता होगा, कई भत्ते आते हैं, डियरनेस अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता होता है, डेली अलाउंस हो जाता है, तमाम अलाउंस को जोड़कर जो भी होगा उसको भी जो सुविधाएं मान लीजिए कंपनियाँ जॉब की उसमें अलाउंस दिया जाता है, उसको भी इनकम में शामिल किया जाएगा। ठीक, आज का इतना ही।